सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको कहेंगे खुशामदीद। और निगरां हुकूमत को अब मुंतखब हुकूमत के बराबर लाने का मंसूबा। पार्लियामेंट में इत्तेहादी और अपोजिशन एक पेज पर आ गए और नून लीग तनहा रह गई। हुकूमत को मुश्तरका इजलास में बिल आखिर पसपाई इख्तियार करनी पड़ गई। इलेक्शन तरमीमी एक्ट में तरमीम का बिल जैसे ही आज पार्लियामेंट में पेश किया गया तो अपोजिशन तो क्या, हुकूमत के अपने इत्तेहादी भी खड़े हो गए। रज़ा रब्बानी ने कहा कि अब तक जिस मुसव्वदे की कॉपी दी गई और ना ही उस पर इत्तेफाक किया गया उसको आखिर मंजूर कैसे किया जा रहा है। नून लीग के सरदार अयाज सादिक ने जब कहा कि यह मुत्तफिका तरमीम है तो पीपल्स पार्टी के ताज हैदर ने इस पर साफ कह दिया कि इस्लाहाती कमेटी के इजलास में इलेक्शन एक्ट की दफ़ा 230 में तरमीम का जिक्र हुआ और ना ही उसकी मंजूरी ली गई। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने तो यहाँ तक कह दिया कि अरकान से जाल साजी के जरिए इस तरमीम पर दस्तखत करवाए गए हैं। सेनेटर अली जफर ने इस पर कहा कि पार्लियामेंट को अब मजीद बेतौकीर ना करें, हमारी पार्लियामान की हैसियत अब सिर्फ हाँ या ना करने की रह गई है। इस बिल पर आखिर इतना हंगामा क्यों हुआ, वो तरमीम आखिर हैं क्या। वैसे तो बिल में मजमूई तौर पर 54 तरमीम तजवीज़ की गई हैं, लेकिन सबसे अहम शेख 230 में तरमीम है और इसके तहत निगरां हुकूमत को वो इख्तियारात देने की बात की जा रही है जो मुंतखब हुकूमत का इस्तेहकाक होता है। मसलन वो क्या इख्तियारात हो सकते हैं। अब इस तरमीम के तहत निगरां हुकूमत आलमी इदारों से मुआहदे भी कर सकेगी और उसके साथ साथ मुल्की मईशत के मफाद में अहम फैसलों का इख्तियार भी हासिल हो जाएगा। और इन सारी बातों से बढ़कर सबसे अहम बात कि निगरां हुकूमत की मुद्दत में तौसी का ऑप्शन भी दिया गया है, यानी 2 माह या 3 माह जो कि एक आईनी मुद्दत होती है उससे ज़्यादा मुद्दत भी इस निगरां हुकूमत को दी जा सकती है। अब इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं, कोशिश करेंगे कि उस कमेटी में मौजूद नुमाइंदगान को भी मुख्तलिफ जमातों के ले सकें और उनसे पूछ सकें कि आखिर कैसे उनसे गफलत हुई और ये बिल उनकी नज़र से क्यों नहीं गुजरा, इसको क्यों नहीं सही तौर पर पढ़ गया। खास तौर पर जो शिक 230 है उससे मुताल्लिक गुफ्तगू करेंगे। नज़ीर लगारी साहब तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, आबिद जुबैरी माहिर कानून भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस मामले पर गुफ्तगू करेंगे। तो आबिद साहब, ये जो शिक 230 की बात हो रही है, ज़रा इसकी अगर आप आसान अल्फाज में वजाहत कर सकें, इसके बाद निगरां हुकूमत को क्या क्या मजीद इख्तियारात हासिल हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरी नज़र से अभी नहीं गुजरा है कि उन्होंने क्या उसके अंदर तरामीम वो दे रहे हैं, लेकिन मेन जो है कि देखें 230 जो आया गया था, एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी 2013 में कि केयर टेकर्स का रोल क्या है। ख्वाजा आसिफ का केस है, रिपोर्टेड केस है। तो उसके अंदर उन्होंने कहा था कि जो निगरां हुकूमत है वो डे टू डे अफेयर्स कर सकती है, कोई पॉलिसी डिसीजंस नहीं ले सकती और उसका सिर्फ काम होता है फेयर एंड फ्री इलेक्शंस कराना, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। ट्रांसफ़र ये सब इस तरह की चीज़ें वो नहीं कर सकते। तो इसी चीज़ को उन्होंने कोडिफाई कर दिया था 2017 में शेख 230 को लाके। अब इसके अंदर कोई भी तब्दीली की जाएगी तो उससे पूरा जो आपका सेटअप है केयर टेकर का, उसका कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि देखिए, इलेक्शन जो है, जो भी उसका मकसद है वो आर्टिकल 218 को भी देखना होगा कि 3 में कि ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि इलेक्शन को फेयर फ्री कराना और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना। अगर केयर टेकर के पास इससे ज़्यादा कोई ताकत पावर दे दी जाए जिससे तो उनको फिर ये सारी इलेक्शन पे सवालात उठ जाएंगे कि ये ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होंगे या फेयर इलेक्शन होंगे एक केयर टेकर के होते हुए। तो ये देखना है कि ये इसको मैं समझता हूं कि अगर इस तरह की कोई भी तरमीम की जाए तो ये आइन के और जो जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के उसके मुतसादिम होंगी, डिस्पाइट द फैक्ट उसमें वो कह सकते हैं कि नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग जजमेंट ऑफ द कोर्ट ऑर्डर ये वो। लेकिन मैं समझता हूं कि ये चैलेंज होगी और उसमें वरना फिर फेयर इलेक्शन का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। जी तो जुबैर साहब, इसमें जो ये अभी इख्तियारात देने की बात की जा रही है वो ये है कि आलमी इदारों से ये निगरां हुकूमत मुआहदे कर सकेगी, ये मुल्की मफाद में माशी फैसले कर सकेगी। तो आखिर 2 से 3 माह का तो बड़ा मुख्तसर अरसा होता है, इसमें इतने ज़्यादा इख्तियारात की ज़रूरत क्यों पड़ सकती है निगरां हुकूमत को आपके ख्याल में? मैं नहीं समझता कि पड़ेगी, क्योंकि देखिए आपने IMF से जो आपका माहिदा है वो तो हो चुका है और उस पर बड़े आपने हमने डोल पीटे कि जी बहुत पैसे मिल गए हमें IMF से। तो ये निगरां हुकूमत का काम सिर्फ अगर इलेक्शन कराना है तो उनका मकसद ये थोड़ी है कि वो जाके आलमी इदारों से डील करें या इन चीज़ों करें। देखिए, मेन मकसद जो केयर टेकर का, तो जजमेंट्स भी यही हैं कि वो कोई ऐसी चीज़ नहीं कर सकते जिससे वो आने वाली गवर्नमेंट है उसको बाउंड डाउन करा दिया जाए। फ़र्ज़ करें ये अभी जाके वो कोई माहिदा कर लेते हैं किसी मालियाती इदारे से, तो आप देखेंगे कि तो फिर तो दूसरी आने वाली गवर्नमेंट जो होगी उसके हाथ आप बांध देंगे। तो यही सारी जजमेंट्स हैं और 230 का यही इफेक्ट था कि आप कोई ऐसे लॉन्ग टर्म
डिसीजंस नहीं ले सकते जिससे जो आने वाली गवर्नमेंट हो उसके ऊपर किसी किस्म का कतगन लग जाए कि वो अपने अपने पॉलिसीज, अपनी माशी जो भी उनके डिसीजंस है वो ले सकें। सही। तो नज़ीर लगाई साहब, ये तो सारी जमातें इत्तेहादी हैं इस वक्त पीडीएम की हुकूमत में। चलें, एक अपोजिशन ने जो एहतजाज किया उसको साइड पर रख देते हैं। जो इत्तेहादी अपने इस वक्त एतराज़ कर रहे हैं, इख्तिलाफ कर रहे हैं, तो उनको क्यों एतमाद में नहीं लिया गया नून लीग की जानिब से? और वो कह रहे हैं कि हमें तो बिल पढ़ने का मौका ही नहीं दिया गया। कामरान मुर्तज़ा तो ये कह रहे हैं कि जालसाजी से हमसे दस्तखत करवा लिए गए। आखिर क्या जल्दबाजी थी कि इनको बगैर एतमाद में लिए बगैर ये कानून साजी की जा रही है? मेरे ख्याल में ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए आइन को ख़त्म करना चाहते हैं। इनका जो तरीक़ाकार है उससे ये लगता है कि ये आइन से जान छुड़ाने की जो जिनका तर्जमल है वो आइन से जान छुड़ाने का है और आइन को एक तरफ रख देने का है। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आइनी तकाज़ों को जो है वो कर सकता है, उसकी खिलाफवर्जी कर सकता है। कोई भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आइन के किसी भी शेक को, किसी भी उसके कामा को, फुल स्टॉप को, किसी भी उसके एक हर्फ को, एक लफ्ज़ को तब्दील नहीं कर सकता है। तो आइन के मंशा को कैसे तब्दील कर सकते हैं? ये इस तरह के इसके एक्ट के ज़रिए। और मैं समझता हूँ कि ये नहीं हो सकता। मुझे एक ज़माना याद आ रहा है, एक वक्त याद आ रहा है जब 1996 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को ख़त्म किया गया और उनकी जगह पर मलिक मेराज खालिद को लाया गया। तो मलिक मेराज खालिद के सामने यहाँ एक मामला रखा गया कराची में। ये एक प्रेस क्लब के सामने सिडको सेंटर है। यहाँ पर मलिक मेराज खालिद की एक तक थी और उसमें वो गुफ्तगू कर रहे थे। उनसे ताजिर बिरादरी के लोग कह रहे थे कि जनाब इलेक्शन हो रहे हैं और इलेक्शन के बाद अगर दोबारा बेनज़ीर आ गई तो फिर ये मसाइल खड़े हो जाएंगे, फलां मसाइल खड़े हो जाएंगे। तो वो निगरान वज़ीर आज़म थे मलिक मेराज खालिद और उन्हीं की पार्टी से थे। फारूक रारी के दोस्त से बेचारे कमज़ोर थे और कमज़ोरी की वजह से जो है वो जो बंदा मुआशी तौर पर अगर कमज़ोर हो तो मैं नहीं कहता हूँ कि लाजमन और किरदार का भी कमज़ोर होगा। मलिक मेराज खालिद का किरदार तो हमेशा अच्छा रहा था, लेकिन उस मौके पर उन्होंने बड़ी कमज़ोरी दिखाई और कहा कि हमने IMF को यकीन दहानी करा दी है कि बेनज़ीर भुट्टो को इलेक्शन जीतने नहीं दिया जाएगा। अच्छा। और वो दोबारा बरसर नहीं आएंगी। ये मलिक मेराज खालिद ने कहा था। इसको डॉन ने भी रिपोर्ट किया था और जंग ने भी रिपोर्ट किया था और दोनों के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट में दोनों के जो रिपोर्टर थे दोनों के बयानात भी आए थे। उसके बाद वो मामला दब गया। वो अभी तक वो पिटीशन कहीं पड़ी होगी, उस पर कोई नहीं आया, क्योंकि डे टू डे मामला बड़े होते हैं जिन पर आला अदालतें जो हैं अपने मबाहिस भी करती हैं, गुफ्तगू भी करती हैं, फैसले भी देती हैं, ऑब्जर्वेशन भी देती हैं, लेकिन वो ऐसे मामला अभी भी पड़े हुए हैं। मैं ये समझता हूँ कि आप आइन के साथ मजाक नहीं कर सकते। आइन के साथ किसी किस्म का मजाक नहीं किया जा सकता है। आइन सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। जब वो एक चीज के बारे में तय कर देता है तो आप उससे किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और ये तो आइन में तरमीम करने की मजाज ही नहीं है, जबकि इसके पास 135 या 140 अरकान है ही नहीं, हाउस पूरा नहीं है। इनको उस हाउस में जो हाउस की मजमूई तादाद है उसकी 2/3 मेजॉरिटी के साथ ही आइन में तरमीम करने का इख्तियार है। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं कर सकते। क्या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए कहेंगे क्या जनाब हमने आइन को खत्म कर दिया? ये तो नहीं हो सकता है। सही। तो फिर लगाई साहब, अब ये एक दिन के लिए मामला मौखर हुआ है, कल ये मामला दोबारा ज़ाहिर जाए डिस्कस होगा और अब चंद घंटों की बात रह गई। आप ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। इत्तेहादियों का इख्तिलाफ ये है कि इस तरह करना नहीं चाहिए, आइन को इस तरह नहीं तब्दील किया जा सकता, या वो सिर्फ कह रहे हैं कि हमें एतमाद में ले लेते, हमसे पहले बातचीत कर लेते, हम भी ऑन बोर्ड होते तो फिर मिलकर ये काम कर लेते? मेरे ख्याल में जब स्पीकर ने टोका वज़ीर कानून को और उनसे कहा कि जो चीज़ें अभी तक आई नहीं है, जो एजेंडे पर नहीं है, आप उन चीज़ों को अगर बहस कर रहे हैं तो फिर आप कोई नई चीज़ खोल रहे हैं, तो उस वक्त उन्हें वज़ीर कानून को कुछ आएँ बाएँ छाएँ करनी पड़ी थी और उसके बाद जो अयाज सादिक साहब को फ्लोर दे दिया गया था। मैं समझता हूँ कि जो चीज़ें हैं वो अंदर से बाहर आ रही हैं। हम ताज हैदर साहब को उनको समझते हैं कि वो एक कंसिस्टेंसी के और वो एक आइन को समझने वाले और आइन का पाबंद एक रुकन पार्लियामेंट हैं, और जो दूसरे लोग भी मुखालफत कर रहे हैं
वो भी ऐसा नहीं है कि वो आइन की रूह के खिलाफ जाएंगे। ये एक ऐसा मौका है कि इस बात की लकीर खींच दी जाए कि आइन के अंदर किसी किस्म की भी मनमानी तरमीम कोई कर ही नहीं सकता किसी सूरत में। अब तक हम आइन को एब्रोगेट करते हुए देखते आ रहे हैं, आइन की खिलाफ वर्जी हुई है, बहुत से मौके पर हम देख रहे हैं, लेकिन हमें एक खास चीज देखनी है। ये जो पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के तोड़ने के बाद आईनी तकादे को पूरा नहीं किया गया है, तो उसमें एक मेरी अपनी राय है, ये हो सकता है कि जनाब हमारे आबिद ज़ुबैरी साहब इससे इख्तलाफ करें, लेकिन मेरी राय ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट वही जब 1 मार्च को फैसला दे रही थी, अगर 14 अप्रैल की तारीख को इलेक्शन कराने का हुक्म दे देती और 90 दिन के अंदर ही रहती और 90 दिन ठीक है। अब लगाई साहब यहाँ सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि अब यूं के पास ऑप्शन रह क्या जाता है अगर हुकूमत अपने इसी स्टांस पर डटी रहती है। सवाल आपके सामने आबिद ज़ुबैरी साहब के सामने मैं रखता हूँ, लेकिन JUI से मुफ्ती किफ़ायत साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनकी तरफ ज़रा चलते हैं। अली शेर भी डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद के वो भी ज्वाइन कर चुके हैं। तो किफ़ायतुल्लाह साहब, ये कामरान मुर्तज़ा साहब ये कह रहे हैं कि जालसाजी से हमसे ये दस्तखत करवाए गए हैं, ये किसने जालसाजी की है, उसके पीछे उसकी क्या नीयत है, क्या समझते हैं आप? कौन से दस्तखत जालसाजी से हुए? ये जो 230 की शिक है, दफ़ा 230 इलेक्शन एक्ट में, जिसमें बहुत सारे इख्तियारात निगरान हुकूमत को सौंपे जा रहे हैं, उसके बारे में पढ़ने का मौका कामरान मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं कि हमें नहीं दिया गया और जालसाजी से वो कागज़ दरमियान में रखकर दस्तखत करवा लिए गए। नहीं, ये तो फिर ठीक नहीं है। हर एक आदमी के सामने जब वो कोई एक्ट आता है तो उसको अव्वल से आखिर तक पढ़ना भी चाहिए, उसके मॉडलिटीज को भी पढ़ना चाहिए, उसके उन्वानात को भी, और अगर उनसे इत्तेफाक नहीं है तो फिर तो साइन नहीं करने चाहिए थे। मैं नहीं समझता कि कामरान मुर्तज़ा साहब ने फिर ऐसा कैसे कह दिया, इसलिए कि ये तो हर एक पार्लियामेंटेरियन का हक है कि वो पढ़े बगैर साइन न करे, उसको पढ़े उसके बाद येस और नो करे। अगर ऐसा हुआ है तो ठीक नहीं हुआ। तो मुफ्ती किफ़ायत साहब, आपकी जमात का इस पर मौक़िफ़ क्या है? जो इख्तियारात इस वक्त दिए जा रहे हैं निगरान हुकूमत को, जिसमें वो आलमी इदारों से भी बात कर सकते हैं, वो मुआहदे भी कर सकते हैं, फिर वो मुल्क की मईशत से मुताल्लिक फ़ैसले भी कर सकते हैं, तो ये इससे पहले तो कोई निगरान हुकूमत ऐसी नहीं गुजरी जिसको इतने इख्तियारात दिए गए हों। यही बात तो शक पैदा कर लेती है, और उसकी वजह यह है कि अब ये निगरान हुकूमत है या ये कोई मुस्तकिल सेटअप है, और ये 3 महीनों के लिए आ रहे हैं या 3 साल के लिए आ रहे हैं, जब उनके लिए इतनी तैयारी हो रही है और बार बार दुबई में बैठा भी जा रहा है, तो ये बातें तो शक डाल लेती हैं, और ये जमहूरियत के लिए नेक शुगून नहीं है। बस आइन के मुताबिक असेंबली को तोड़ देना चाहिए और 90 दिन के अंदर इंतखाब करना चाहिए। ये कौम के लिए बेहतर है। इसको जो भी आदमी लेकर आन करेगा तो वो जमहूरियत के खिलाफ जाएगा। तो मुफ्ती साहब, यहाँ इस कानून साजी में तो ये शिक भी शामिल है कि ये 90 दिन से भी मामला ज़्यादा बढ़ सकता है, तौसी भी दी जा सकती है निगरान हुकूमत को। हाँ, ये जो बहुत दिनों से कुछ रूमर चल रहे हैं, इसका माना कि वो सच था कि भाई ये निगरान सेटअप जो है उसको ज्यादा लिंगर आन किया जा रहा है, तो ये दुबई की बैठकें हमारी कौम के लिए अच्छी नहीं साबित हो गई। ये तो फिर वहाँ दुबई से इस तरह के इशारात आ रहे हैं और वो जमहूरी लोग बैठकर इस तरह करते हैं। हमारी पार्टी का तो ये मौक़िफ़ है कि कौम के लिए बेहतर यही है कि वक्त पे इंतखाबात हो जाएं, वक्त पे असेंबली हो जाए, और निगरान अमला जो है वो सिर्फ इंतखाबात कराएं और चले जाएं, और वो हुकूमत उन लोगों के सुपुर्द कर दे जिनको कौम ने वोट दे दिया है। तो मुफ्ती साहब, ज़ाहिर है कि इस वक्त हुकूमत तो PDM की है, PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, सबसे बड़ी जमात उसमें नून लीग है, वज़ीर आज़म उनके हैं, तो ये फैसले करते वक्त क्या मौलाना साहब को, आपकी जमात को एतमाद में नहीं लिया जा रहा? आप लोग साथ नहीं होते इन फैसलों में? अब ये कामरान मुर्तज़ा साहब की बात से इस तरह लग रहा है कि ये जो सख्त हुआ है उसमें मौका नहीं दिया सोचने समझने का। वैसे तो हमारे दरमियान हम आहंगी है, ऐसी कोई बात नहीं है। आज भी मौलाना फजलुर रहमान साहब और वज़ीर आज़म साहब एक साथ थे एक प्रोग्राम के अंदर ड्रेस खान में, हम आहंगी तो मौजूद हैं, लेकिन ये की तफसीलात के अंदर वो कितना एतमाद में रहते हैं और कितना एतमाद देते हैं, ये बात जरा गौर तलब है।
सही। अब चलें आज ये पूरी कार्रवाई क्या हुई ज़रा अली शेर हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद है। मुफ्ती साहब आप मौका दीजिएगा, आप साथ ही रहिएगा। अली शेर से ज़रा पूरे दिन की सूरत हाल जान लेते हैं, फिर अब ये ऑप्शन क्या क्या मौजूद है इस वक्त इत्तेहादियों के पास, ये सवाल मैं आप सबके पास लेकर आता हूँ। तो अली शेर आज इजलास जब हुआ उसमें बड़ी गर्मा गर्मी हुई, ज़ाहिर इत्तेहादी भी खड़े हो गए, अपोजिशन तो अपनी जगह पर, तो क्या उनकी जानिब से एतराज़ात किए गए, क्या इंटेंट थी हुकूमत की इस कानून साजी के पीछे? देखिए, जो आज का मुश्तरका इजलास था पार्लियामान का, उसमें जिसको कहते हैं ना घर का भेदी लंका ढाए, वो वाली बात बनी। वजह ये थी उसकी कि मुस्लिम लीग नून हमेशा से चालाकी करती है और वो चालाकी में आज फिर पकड़ी गई। पकड़ी कैसे गई कि जब सेनेटर अली जफ़र ने ये पॉइंट आउट किया कि ये जो सेक्शन 230 का क्लास 2A आप ला रहे हैं, ये तो हमारी जो पार्लिमानी कमेटी थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सरदार याद सादिक साहब, उसमें तो ये ज़ेरे बहस ही नहीं आया, इस पर कोई इत्तफाक ही नहीं हुआ ये। तो उसके ऊपर तईद की सेंटर ताज हैदर ने भी, रज़ा रबानी साहब ने भी कहा और कामरान मुर्तज़ा साहब ने तो बिल्कुल कैटेगोरिकली ये बात कही कि जनाब ये एक तो डिस्कस नहीं हुआ, दूसरा उन्होंने ये कहा कि मैंने एक भी इजलास मिस नहीं किया, मैं मौजूद था और उसमें मैं कहीं नहीं गया कि मुझे कोई बहाम हो कि ये चीज़ नहीं थी। उन्होंने भी कहा कि जी ये बाद में जो उन्होंने कहा कि हमसे जाली तौर पे दस्तखत करा लिए गए और नीचे उसके शिक मौजूद थी, इस तरह कर लिया गया। और साथ उन्होंने जो ख़तरनाक बात की वो थी, उन्होंने कहा पार्लियामान में कि ये अभी 60 दिन, फिर 90 दिन, फिर 9 माह और फिर 9 साल। ये जो बात मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब कर रहे हैं, ये दिलचस्प बात है कि JUI के दोनों रहनुमा जो हैं ये तकरीबन इस हवाले से ये एक ही बात कर रहे हैं। इनको भी ये खदशा है कि ये जो निगरान सेटअप है इसको एक्सटेंड किए जाने के इरादे हैं या इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अली शेर एक कंफ्यूजन यहाँ क्लियर कीजिएगा कि उन्होंने कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा कि ये डिस्कस नहीं हुआ कमेटी में और फिर हमसे जालसाजी से दस्तखत करवा लिए गए। तो जिस डॉक्यूमेंट पर उन्होंने दस्तखत किए, इसका मतलब उन्होंने वो डॉक्यूमेंट पढ़ा नहीं, उन्हें पता ही नहीं था कि लिखा क्या है इस पर। ये अरबाब भी मैं ज़ाती तौर पे एक और मिसाल देता हूँ। वो मिसाल ये है कि माजी में मुस्लिम लीग नून ने एक और चालाकी की थी, मैं आपको याद करवाता हूँ। वो जब मियां नवाज शरीफ की नाअहलियत और जहांगीर तरीन वाली नाअहलियत ख़त्म करने वाला मामला था, तो आप याद करें कि जब जो वो बिल लाया गया था तो उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी इसी ईवान में खड़े हुए थे और उन्होंने बड़ी हैरानगी से कंधे और हाथ उचकाते हुए कहा था, हैं ये क्या, ये तरमीम तुम्हारे साथ डिस्कस ही नहीं हुई थी, इसका तो हमें पता ही नहीं है। फिर नवीद कमर साहब खड़े हुए थे और उन्होंने 2 टोक ये कहा था, इसका मतलब है आप ये नवाज शरीफ साहब के लिए ये तरमीम लाना चाहते हैं। ये रिकॉर्ड देख लें, दोनों चीज़ें हुई थी। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो जो कहते हैं ना कि उत्तर रौला पाई जो तो अंदरों अंदर खाई जो तो उत्तर रौला पाई जो, वो वाला काम हुआ है। ईवान में ये इकट्ठे बैठे और थोड़ी देर में वो तरमीम जो है वो पास हो गई। इस मामले के अंदर जो है वो कामरान मुर्तज़ा साहब ने तो यहाँ तक कहा है कि ये गैर आइनी है 230, और अगर ये गैर आइनी है, ज़ाहिर वो सुप्रीम कोर्ट के बार के साबिक सदर रहे हैं, वो एक आइनी माहिर हैं, अगर ये गैर आइनी है और कल इसको JUI सपोर्ट करती है तो इसका मतलब है कि वो गैर आइनी काम को सपोर्ट करेगी। इसका एक और मतलब है कि इसके लिए आइनी अमेंडमेंट चाहिए, निगरान वजीर आजम को इख्तियारात देने के लिए आइनी अमेंडमेंट चाहिए। अगर ये कोर्ट में चैलेंज की जाती है तो यकीनी तौर पर इसका मतलब जब कामरान मुर्तज़ा इसको गैर आइनी कह रहे थे और उस वक्त वो उस पर दस्तखत कर चुके थे, दस्तखत करने के बाद उन्होंने उसको गैर आइनी कहा। जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मुस्लिम लीग नून ने जिस तरह नवाज शरीफ वाली शिक के मामले में चालाकी की थी, उस पर नवीद कमर और बिलावल भुट्टो जरदारी ने ईवान में कहा था। हो सकता है कि कामरान मुर्तज़ा साहब जो हैं वो बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, बड़े अच्छे लायर हैं, लेकिन हो सकता है कि इस पे भी उनके साथ हाथ हो गया हो। अच्छा, बाकी देखेंगे। असल ठीक है अली शेर, अब जरा साथ रहेगा ये मामला जरा आबिद जुबैरी साहब के सामने रखते हैं कि आबिद साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब भी ज़ाहिर है कानूनी माहिर हैं, लॉ के एक्सपर्ट हैं, ये कैसे हो सकता है कि एक डॉक्यूमेंट उनकी नज़र से गुजरा और उन्होंने उस पर दस्तखत किए लेकिन उसको पढ़ा ही नहीं, उसको समझा ही नहीं कि इसमें लिखा क्या है, और बाद में वो उसी को गैर आइनी कह रहे हैं असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर। देखिए, मुझे तो नहीं समझ आता कि आपने एक डॉक्यूमेंट साइन कर दिया और आपने पढ़ा नहीं, वो भी इतने बड़े वकील साबिक सदर भी हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, तो अब ये कह देना कि मैं ये गैर आइनी है, गैर कानूनी है, वो तो गैर आइनी और गैर कानूनी तो है ही, लेकिन जब आपने साइन कर दिया तो देन आपने उसको एक्नॉलेज कर लिया। फिर या तो आपसे धोखा दिया गया, तो फिर आप बताइए किसने आपको धोखा दिया,
ये खुल के बात करें कि जी आपके सामने पेश नहीं किया, आपने ऐसी चीज़ पे साइन किया, उसमें बाद में इसको ऐड कर दिया गया। देखिए ये सब बातें जो उन्होंने करी कि वो आया है नहीं आया, बात ये है जो बात हो रही थी, नज़ीर लगारी साहब फरमा रहे थे और मुफ्ती साहब फरमा रहे थे और आपके अली शेर साहब, कि जो हर चीज़ें हो रही हैं वो अब देखें लोगों को परेशानी हो रही है कि ये अब देखिए जो अगर आपने ये 230 में जो केयर टेकर को और पावर्स दी जा रही हैं, इससे बिल्कुल लगता है कि केयर टेकर को बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन इसमें किसी को हैरानगी नहीं होनी चाहिए, खासतौर पर इन PDM वालों को तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फॉर द सिंपल रीज़न कि जब आइन कहता है कि कोई भी असेंबली तहलील होगी, इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए। आपने देखा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हुए, और वो असेंबलीज जो एक मुद्दत के बाद भी चली जा रही वो इलीगल हो गई। इलेक्शन कमीशन में इसमें रोल है। वहाँ करप्शन पर अब वजीरों को निकालने के फैसले हो रहे हैं। KP में इतनी बढ़ा दी गई वहाँ पर मुद्दत कि अब वहाँ करप्शन पर लोगों को निकाला जा रहा है। ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे, और ब्रेक से पहले बड़ा वाज़ेह मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब ने JUI का मौक़िफ़ बता दिया कि वो किसी भी खिलाफ आइन क़दम में हुकूमत का साथ नहीं देंगे, और आइन में निगरां हुकूमत की जो उनके इख्तियारात हैं और उनका किरदार है वो बिल्कुल वाज़ेह है कि 60 से 90 दिन में उन्हें साफ़ व शफ़ाफ़ इंतख़ाबात कराने हैं। अब अगर उनके इख्तियारात में इस तरह का खिलाफ आइन इजाफ़ा किया जाता है तो JUI किसी सूरत हुकूमत का साथ नहीं देगी। तो आबिद ज़ुबैरी साहब, अब मुफ्ती साहब अभी बताएंगे कि ज़ाहिर उनके पास अब क्या क्या ऑप्शन मौजूद हैं। पहले मैं आपसे ज़रा पूछ लूँ कि ये अब इस सूरत हाल में आप जो सारी इत्तेहादी जमातें हैं इनमें इख्तिलाफात तो शुरू हो गए हैं, अब क्या ऑप्शंस आप देख रहे हैं कि वक्त से पहले भी कोई जमात क्या अलहदगी का ऐलान कर सकती है, और फिर उस तनाजुर में क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है? देखिए अब अलहदगी का ये तो मैं ये तो पॉलिटिशियन से आप सवाल कीजिए, अगर ये इतना बुनियादी उन पे फ़र्क है और आप समझ रहे हैं कि इलेक्शंस की तारीख पे अब और उसके 90 दिन में होने पे एक सवाल उठ गए हैं, तो फिर इनको अपना फैसला करना है। लेकिन देखिए अब ये लोग सब साथ थे, वैसे भी आप देखें पार्लियामेंट का तो टाइम ख़त्म हो रहा है, अगर ये तहलील नहीं करते तो 12 या 13 अगस्त को वैसे ही ख़त्म हो जाएगी अंडर आर्टिकल 52 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अपने 5 साल पूरी मुद्दत पूरी करने के बाद। देखिए लेकिन पॉइंट मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जैसे नज़ीर लगारी साहब भी कह रहे थे कि अभी मुफ्ती साहब ने बात की कि हम आइन हमारा डॉक्यूमेंट है, हम इसको फॉलो करें। सर वो ये आइन कहाँ था, ये लोग कहाँ थे जब आइन की खुली खिलाफ वर्जी की गई इस बिना पे कि जी वो फैसले की बात नहीं कर रहा, वो फैसला सही था गलत था, इलेक्शन एक वक्त में होने चाहिए नहीं होने चाहिए। जब तहलील कर दी गई उनमें 90 दिन का पीरियड था और सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला कर दिया, तो कहा हम उस फैसले को भी नहीं मानते, आइन को भी नहीं मानते। तो उस वक्त आइन कहाँ था? तो देखिए ये अब कहना कि जी आइन यह है वो 90 दिन के पीरियड में दे दें, तो अगर अब आइन इस तरह से तोड़ा जाता है और 90 दिन को तूल दे दिया जाता है, और जो लग रहा है 230 के अंदर ये अमेंडमेंट जो आपने मेरी नज़र से नहीं गुजरी है जिसकी आपने बात की है, तो फिर तो ये बड़े शकूक पैदा करता है कि जी ये आइन ये 90 दिन में शायद इलेक्शन ना हो, अगर जो इंटरिम और केयर टेकर गवर्नमेंट के पास सारे इख्तियारात हैं कि वो निगोशिएट भी करके लॉन्ग टर्म वो कर सकती है। तो मुझे नहीं मालूम, ये तो ज़्यादा जो लोग पावर में है वही बेहतर बता सकते हैं कि उनके क्या इरादे हैं। मैं तो सिर्फ आपको आइन और कानून के हिसाब से बात कर सकता हूँ, बाकी पॉलिटिशियंस बैठे हैं वो आपको बताएंगे। जी ठीक है, चलें अब जरा अली शेर से इस्लामाबाद की वफाकी दारुल हुकूमत की सूरत हाल इस सिलसिले में जान लें। अली शेर, वहाँ अब खबरें क्या आ रही हैं? जो असेंबली में गर्मा गर्मी हुई, जो एतराज़ात इख्तिलाफात सामने आए वो तो आए, फिर असेंबली का इजलास जब ख़त्म हो गया उसके बाद फिर क्या खबरें इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत में गर्दिश कर रही हैं? मामला शिद्दत इख्तियार कर सकता है? मैं यकीन करें 2002 से आज तक कौमी असम्बली जो है वो उसको कवर कर रहा हूँ, पार्लियामान को कवर कर रहा हूँ। ये जिस तरह पहले लगारी साहब ने भी कुछ चीज़ों की निशानदेही की थी कि किस तरह से ये मिलिट्री कोर्ट्स को सपोर्ट कर रहे थे, किस तरह एक्सटेंशन को कर रहे थे, तो इसलिए मैं नहीं समझता कि कल के दिन में जो है ना वो बहुत बड़ा कोई ऐसा पॉलिटिकल हिजान बर्पा होने वाला है। ये ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, मेरा सवाल है वो अगर मुफ्ती साहब अगर साथ हूँ तो मेरा उनसे सवाल है कि क्या जब कामरान मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं कि सेक्शन 230 ठीक है। अच्छा अली शेर, आप अपना सवाल थोड़ा सा आपको रोकना पड़ेगा। फैसल करीम टुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा में ज्वाइन कर चुके हैं। फैसल साहब, ये आज क्या हुआ, क्या ये दफ़ा 230 जो है जो तरमीम आप लोग करने जा रहे थे, नून लीग की जो तजवीज़ थी, ये है क्या दरअसल? इसमें क्या इख्तियारात में इजाफा होने लगा है? क्या इसमें खिलाफ आइन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो 230 में अमेंडमेंट है वो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज ने गालिबन अमेंडमेंट दी है उसमें और पार्लियामेंट में आया है। उसमें यह है कि जो निगरान हुकूमत है उसको एक इख्तियार मिलेगा
एक जो, क्योंकि हमने अभी एक IMF के साथ हमने एक डील साइन की है और उससे निगरान प्रोसेस के दौरान, चाहे वो 2 महीने का 3 महीने का है, उस चीज़ को आगे भी चलना है। तो उनके पास, क्योंकि निगरान हुकूमत के पास जो है इख्तियारात कम होते हैं, तो उसके लिए जो है उनको इख्तियारात देने के लिए आर्टिकल 230 को जो है, जो भी अमेंडमेंट 230 में जो है, नोट आर्टिकल जो उसका है इलेक्शन एक्ट का जो है, उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट की गई है, तो उसके हवाले से जो है वो पार्लियामेंट में लाया जाएगा। तो इसका मतलब कि आपका इत्तेफाक है इस पर नून लीग के साथ? नून लीग ने आप लोगों को ऑन बोर्ड लिया था? हमारे बिल्कुल गालिबन हमारे नेशनल असेंबली के जो हमारे मेंबर्स हैं, जो हमारी कमेटी है, उसको ऑन बोर्ड लिया। और ये जो कुछ भी होने जा रहा है ये आइन के दायरे में ही है, इसमें कुछ भी खिलाफ आइन नहीं होने जा रहा? फैसल साहब देखिए, अगर पार्लियामेंट जो चीज़ अप्रूव करेगी, तो पार्लियामेंट अगर अप्रूव करेगी तो पार्लियामेंटेरियन सारे बैठे हुए हैं, तो पार्लियामेंटेरियंस को अगर इस पर कोई एतराज़ है तो बिल्कुल पार्लियामेंट के ऊपर, उसमें मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई खिलाफ आइन होगा तो पार्लियामेंटेरियंस मौजूद है, उसके ऊपर डिबेट हो सकती है, उसमें अमेंडमेंट भी हो सकती है। तो फैसल साहब, कमेटी के इजलास में इस शिक से मुतालिक डिटेल डिस्कशन हुई थी? देखिए, मैं कमेटी का मेंबर नहीं हूँ ना, मैं पार्लियामेंट का मेंबर हूँ, तो मुझे इसके ज़्यादा इसकी डिटेल्स नहीं है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं चेक कर सकता हूँ उसके ऊपर, क्योंकि मैं पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं हूँ, तो मुझे इस पर डिटेल्स ज़्यादा नहीं पता कि। लेकिन फैसल साहब, रज़ा रब्बानी साहब और ताज हैदर साहब की अगर आप गुफ्तगू सुने तो वो तो बड़ा वाज़ेह बता रहे हैं कि डिटेल डिस्कशन हुई नहीं, बल्कि डिस्कशन ही नहीं हुई। कामरान मुर्तज़ा साहब भी ये कह रहे हैं, वो भी ज़ाहिर है कि हुकूमत का पार्ट है, इत्तेहादी हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि कोई डिस्कशन नहीं हुई और जालसाजी से हमसे दस्तखत करवा लिए गए। नहीं, जालसाजी से देखें, अब ये तो बड़ी नामुनासिब सी बात है कि जालसाजी से दस्तखत हुए। इतने बड़े पार्लियामेंटेरियंस कहें कि हमारे जालसाजी से दस्तखत हुए हैं, फिर सेनेट के मेंबरान कहें कि जी हमने सेनेट के चेयरमैन को इतने वसी इख्तियारात देने के लिए हमने सारा बिल पास कर लिया और हमें पता ही नहीं था। मतलब है कि आपने जो है एक ऐसे मुल्क में जिसमें आप इस वक्त जो है इकोनॉमिकल क्राइसिस का शिकार हैं और चेयरमैन सेनेट को आप इतनी इख्तियारात रिटायरमेंट के बाद दे रहे हैं तमाम चेयरमैन सेनेट्स को, ये भी हमने नहीं पढ़ा। ये ऐसे नहीं हो सकता। देखिए, कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे भाई हैं, वो इस वक्त PDM के सदर हैं, उनकी जमात के सरबराह, तो PDM के सरबराह को भी एतमाद में नहीं लिया गया, क्योंकि PDM के सरबराह तो कहते हैं कि मुझे दुबई की मीटिंग पे ऑन बोर्ड नहीं लिया और मैं नाराज हूँ, और PDM के सरबराह को इतने बड़े उस पर जो है उस पार्टी को ऑन बोर्ड नहीं लिया। तो मैं समझता हूँ कि, और बाकी इत्तेहादी जमातों को भी मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें अगर हमारे पार्लियामेंटेरियंस को एतमाद में नहीं लिया गया, और मुझे भी कोई ज्यादा डिटेल नहीं है, तो उसको पार्टी के अंदर डिबेट हो सकती है। पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग इसीलिए होती है जिसमें ये चीजें डिबेट होती हैं, ये मीडिया के लिए नहीं होती हैं, ये पार्लिमानी पार्टी की होती है, उसमें वो इस पॉइंट को टेकअप कर सकते हैं। तो फैसल साहब, ये जो निगरान हुकूमत की मुद्दत में तौसी का ऑप्शन इस कानून साजी में रखा गया है, इस ऑप्शन की क्या जरूरत है? 2 माह, ज्यादा से ज्यादा 3 माह, ये मुद्दत तो मुकर्रर है आइन में निगरान हुकूमत की। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा क्लियर मौकफ है कि पार्लियामेंट पे अपना टाइम पूरा करे और 60 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। अगर इसमें हमारी इत्तेहादी जमातें अगर चाहती हैं कि ये असेंबली टूट जाए और हमें 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, तो उसमें पीपल्स पार्टी जो है बिल्कुल एग्री करती है। लेकिन 90 दिन से ज्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एग्री नहीं करती और न उसके ऊपर एग्रीमेंट हो सकता। हम कहते हैं कि इस पॉलिटिकल क्राइसिस का वाहिद हल यही है कि जो है इस मुल्क में इलेक्शन हो, नई पार्लियामेंट है, नई हुकूमत है, ताकि इस मुल्क को आगे लेकर। तो ये नून लीग की तजवीज़ है कि निगरान हुकूमत की मुद्दत में तौसी का ऑप्शन भी रखा जाए इस कानून साजी में? नहीं, अगर ये तजवीज़ है उसमें डिस्कस हुई होगी, और मैं नहीं समझता निगरान हुकूमत भी जो है आप उसको तूल दे सकते हैं, और ये इस मुल्क की, मैं नहीं समझता कि जमहूरियत के साथ अच्छा ही होगी कि हम इस निगरान हुकूमत को तूल दे। मैं समझते हैं इलेक्शन हो जल्द से जल्द हो और इस पोलिटिकल अनसर्टेनिटी से हमारी जो है वो जान छूटे और हमें पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, जो आपने कहा कि 60 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन में इलेक्शन हो, तो ये मुकर्ररा मुद्दत तक ये निगरान हुकूमत आनी है, तो फिर इसके इख्तियारात में इतना ज़्यादा इजाफा क्यों किया जा रहा है कि ये आलमी इदारों से भी बात कर ले, ये मईशत से मुतालिक भी फैसले कर सके? इस दौरान तो कोई ऐसा माशी बड़ा फैसला नहीं आने वाला। देखें, पहले भी एक हुकूमत थी जिसने IMF के साथ मुआहदा किया था और इस मुआहदे की पासदारी, तो उसका क्या रिएक्शन है कि हम जब हुकूमत में आए तो हमें इस चीज़ को भुगतना पड़ा, और फिर वही जो माजी के हुक्मरान थे वो लोगों से अपने वो फाइनेंस मिनिस्टर से कहते थे कि आप जोर डालें कि इस हुकूमत के साथ IMF का मुआहदा था। तो ये चीज़ें जो माजी में हुई, हमारी जो एक एतमाद के रिश्ते को जो है वो ठेस पहुंचा था, उस पर जो है डेफिनेटली हमने जो एक मुल्क को जो है वो इस डिफॉल्ट से बचाया। तो ये चीज़ें अगर हो जाए, और मैं समझता हूँ कि ऐसे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निगरान आनी चाहिए जो इस चीज़ को आगे लेकर चले, क्योंकि जब अगली हुकूमत आएगी, अगली पार्लियामेंट आएगी, उनको दोबारा खुदा न करेगा IMF के पास जाना पड़ेगा। 9 महीने की वो है, तो अगर आप देखें कि 1 महीना 1.5 तो इस पर गुजर गया, 2-3 महीने इलेक्शन के बाद, 4-5 महीने तो ये हो जाएंगे, और फिर जब नई हुकूमत बनेगी तो उस वक्त तक आप दोबारा एक और IMF का सामना करना पड़ेगा।
तो इसका मतलब फैज़ साहब कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि जो इजाफा किया जा रहा है निगरान हुकूमत के इख्तियारात में, ये किया जाना चाहिए, इसमें अब कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि इस पर नून लीग और पीपल्स पार्टी एक पेज पर हैं। नहीं, इस पे जो है डिबेट से क्यों निगरान हुकूमत में क्यों इजाफा किया जाए, टाइम में क्यों इजाफा किया जाए। हर पॉलिटिकल पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी चाहती है कि फिल फॉर इलेक्शंस हो और इस अनसर्टेनिटी से हमारी जाए। नहीं, इख्तियारात वाले मामले पर इख्तियारात बढ़ा दिए जाएं, वो डील कर सकें। इख्तियारात पे हमारी कमेटी के अंदर हमारे बैठे हैं उनके साथ और उस पर डिबेट की है, और अगर हम आज रात को अगर उस पर टोटली ब्रीफ करेंगे तो उसके बाद इंशाल्लाह अफसर प्रोग्राम करने को तैयार। ठीक है, अब ये जो बाकी इत्तेहादी जिनको एतराज़ात हैं, जैसे JUI सबसे बड़ी आप लोगों की वो इत्तेहादी जो कि मौलाना साहब ज़ाहिर है आपने खुद भी फरमाया सदर भी हैं, अब वो तो बड़ा एतराज़ कर रहे हैं, उनको फिर किस तरह से ऑन बोर्ड लिया जाएगा, वो तो नहीं एग्री। देखिए, मौलाना साहब को ऑन बोर्ड लेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब, क्योंकि वो PDM के सरबराह हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद के सरबराह नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो PDM का हिस्सा नहीं है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब उनको या अपनी इत्तेहादी जमातों को जो है PDM की जमातों को इत्तेमाद करेंगे, ये तो उनका चीफ एग्जीक्यूटिव का काम होता है। तो पीपल्स पार्टी अपना मौक़िफ़ दे सकती है, PDM का मौक़िफ़ नहीं दे सकती। अब कल ये मामला निमट जाएगा, कल की तारीख में? मैं तो इस पर नहीं वो डिबेट कर सकता कि कल मैं कहते निपट जाएगा और ना निपटे, और फिर हम कहें कि आपने तो कहते निपट जाएगा, तो कल आने दें और कल उस पर देख लेते हैं। कल नहीं होगा तो फिर अगले दिन हो जाएगा। प्रोफेसर, इसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट मामला है वो निगरान सेटअप में जो नामों को फाइनल होना है, कौन सा ओहदा किस शख्सियत को देना है, तो उसमें निगरान PM के लिए कोई नाम तजवीज़ किया जा चुका है, चाहे वो मीडिया पर इस वक्त तक ना लाया जा रहा हो। वो गुज़िश्ता रोज़ एक नाम जो सर्कुलेट कर रहा था वो तो आप लोगों ने क्लियर कर दिया था कि वो इसहाक डार साहब पर कोई बात नहीं हुई है। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस पर डेफिनेटली मौक़िफ़ आया कि PMLN ने जो है हमें इसहाक डार साहब का नाम नहीं दिया, कल तक नहीं दिया। इसहाक डार साहब का अगर नाम आएगा उस पर डिबेट हो सकती है, क्योंकि एक जमात की तरफ से आएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपने होमवर्क किए हुए हैं और कर भी रहे हैं अपने नाम के ऊपर। तो डेफिनेटली आजकल जो मीटिंग्स हो रही हैं और पॉलिटिकल पार्टीज बैठती हैं तो इसी पे होता है कि कौन निगरान वज़ीर आज़म बनेगा और कौन कैबिनेट के मेंबर्स हैं, ये चीज़ें, ये तो डेफिनेटली एक प्रोसेस है जो कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर ने इत्तेहादी जमात के साथ मिलकर 3 नाम को शॉर्टलिस्ट करने हैं, और उसके बाद लीडर ऑफ द अपोजिशन ने भी 3 नाम शॉर्टलिस्ट करने हैं। 6 नामों में से एक वज़ीर आज़म। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तजवीज़ करदा नाम कौन से होंगे? उसमें कोई सियासतदान शामिल होगा, कोई ब्यूरोक्रेट, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट शामिल होगा, कोई रिटायर्ड जज शामिल होगा, कौन हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त पार्टी के अंदर उन्होंने डिबेट भी की है और कर भी रहे हैं। मैं अभी नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि अभी तक वो नाम नहीं आप कोई कुछ किसी सियासतदान के नाम पर गौर हो रहा है, कोई गैर जानिबदार सियासतदान या कोई रिटायर्ड जज है? सियासतदान है, ब्यूरोक्रेट है, जज है, फ्रांचीज है, और इंशाल्लाह आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो भी नाम देगी अच्छा नाम देगी, आप इंशाल्लाह उससे मुतमईन होकर हमारा। ठीक है, चलें फैज़ल साहब साथ ही रहेगा। तो लगाई साहब, ये जो मामला इस वक्त कानून साजी वाला है, इस पर पीपल्स पार्टी का तो मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि अगर ये इख्तियारात में इजाफा हो भी रहा है तो ये इसलिए हो रहा है कि वो IMF से डील होनी है, अभी आगे डील तो हो चुकी है, अभी वो मामला आगे चल रहा है। लेकिन पीपल्स पार्टी इस बात में क्लियर है कि 60 से 90 दिन, इससे ज़्यादा इख्तियारात, इससे ज़्यादा मुद्दत ना बढ़ाई जाए। तो यहाँ पर इख्तिलाफ हो सकता है नून लीग और पीपल्स पार्टी का। देखिए, अख्तियारात की जहाँ तक बात है, एक तो ये है कि ये आइन में कोई तरमीम नहीं कर सकते, कोई किसी किस्म का कोई कॉमा फुल स्टॉप, मैंने जैसे अर्ज़ किया है कि कोई तरमीम नहीं हो सकती है। ना आइन के अंदर कोई चीज़ डाल सकते हैं, ना आइन में से कोई चीज़ निकाल सकते हैं। और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत जो है वो आइन को एब्रोगेट भी नहीं किया जा सकता, आइन को सबवर्ट भी नहीं किया जा सकता, आइन को अबाइस में नहीं रखा जा सकता, आइन को जो है मुअत्तल नहीं किया जा सकता है। अब आइन जो है वो इसकी तश्कील करता है आपकी जो निगरान हुकूमत है। अब निगरान हुकूमत के अख्तियारात, क्या ये सरीहन अगर चीज़ मौजूद है आइन के अंदर कि उसके रिप्लेस करेगी तो ज़ाहिर रिप्लेस करेगी, और वो जो भी हुकूमत होगी उसकी जगह पर आएगी। उसके लिए कोई खसूसी अख्तियारात लेकर नहीं आएगी, ना उसको आना चाहिए। इस किस्म के किसी अख्तियारात की उसकी ज़रूरत नहीं है। वो तो मोइन कुरैशी जब आए थे तो उन्होंने आकर सब कुछ किया था। उन्होंने जो है वो बाकायदा IMF के साथ गुफ्तगू भी की थी, डायलॉग भी किए थे। इसी तरह से जो IMF से, वर्ल्ड बैंक से, सिटी बैंक से किसी भी जो लोग आते हैं वो उन्हीं के फैसले आकर करते हैं। शौकत अली मोइन कुरैशी हूँ और हमारे शेख साहब हूँ या तरीन साहब हूँ, जो भी हैं जहाँ से आते हैं वहीं से फैसले करते हैं। मैं कहता हूँ कि इस तरह की चीज़ कोई भी नहीं करनी चाहिए जो इन आइन के तकाजे के मुताबिक इलेक्शन को डाइवर्ट कर दे। कोई चीज़ ऐसी नहीं करनी चाहिए जो इलेक्शन की मंजिल को और आवाम के दरमियान फैसला पैदा कर दे। ये नहीं होना चाहिए। देखें, अगर इलेक्शन अगस्त में असम्बली ख़त्म हो रही है
अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अगर 12 नवंबर से पहले इलेक्शन नहीं होते हैं तो इसका मतलब है पाकिस्तान में आइंदा फिर कभी भी इलेक्शन नहीं होंगे। फिर नहीं होगा कोई आपसे इलेक्शन लेने वाला, इलेक्शन मांगने वाला। ये बात उस वक्त की थी जब हम ज़ियाउल हक ने उसके नवंबर 1979 के इलेक्शन मुलतवी किए थे भुट्टो साहब की शहादत के बाद। तो उस वक्त हमारे दोस्त ने कहा था, डॉक्टर अमीर अहमद ने, कि आज के दिन में और इलेक्शन के दिन में आग और खून का समंदर है, जिसने तैर कर जाना हो तो जाए उस मंजिल पर पहुंचे। यही कुछ हुआ था। 48,000 कारकुन गिरफ्तार हुए थे और उनकी पीठ को कोड़ों से दागा गया था। अगर आपने इस मंजिल तक पहुंचना है तो ठीक है, आप जुरा सख्त और मौजूदा इस सूरत हाल में लगाई साहब, फिर इन सारे इत्तेहादियों का मुत्तफिक होना भी बहुत ज़रूरी है। अब अली शेर से ज़रा वफाकी दारुल हुकूमत की सूरत हाल हम जान रहे थे, उनकी बात अधूरी रह गई थी। तो अली शेर, अब बताइएगा कि खबरें इस वक्त आ क्या रही हैं? ये जो मामला है इख्तिलाफात का, आप ये कह रहे थे कि ये कोई ज़्यादा इसमें नहीं इख्तिलाफात वाले मामला होंगे, बल्कि ये खैर आफियत के साथ ये हल हो जाएगा मामला, ऐसे ही लग रहा है? एक तो मैं थोड़ा सा मुझे मौका दीजिएगा, ये मेरे हाथ में जो है एविएशन के हवाले से बिल है जो 3-4 रोज़ कबल ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने मंजूर करवाया कौमी असम्बली से। ये 54 सफ़हात का है और ये इतना बड़ा पलंदा है, आप यकीन करें कि इस सब को किसी एक रुकन ने नहीं पढ़ा और स्पीकर साहब ने इसको टेकन एज रेड कह दिया, कोई एक चीज़ नहीं पढ़ी गई। इसी तरह से जो कुंडी साहब बात कर रहे थे, वो चेयरमैन सेनेट के मराहत वाला मामला जो था, उसके ऊपर भी पहले इन्होंने साइन कर लिए, पहले उसको सपोर्ट कर लिया और बाद में पीपल्स पार्टी के ही सेनेटर्स कह रहे थे कि हम इसकी मुखालफत करते हैं। मैं शाजिया मरी साहबा का नाम लेता हूँ, उन्होंने कहा कि हम इसकी मुखालफत करते हैं। ये तो पता नहीं कैसे हो गया, वो वहीं का वहीं खड़ा है। अब आगे अगली बात, 2 सवाल है मेरे। एक तो कुंडी साहब से, आज मैं खुद मुश्तरका इजलास को कवर कर रहा था, तो सेनेटर ताज हैदर साहब ने जब ये बात कही कि ये निगरान वज़ीर आज़म को 230 के अख्तियारात देने का जो मामला है, ये हमारे गले में पटा है और उस पटे को मज़ीद टाइट करने का प्लान है, साजिश है। तो अब सवाल यह है कि क्या पीपल्स पार्टी इस पटे को टाइट करने में, मज़ीद टाइट करने में मुआवनत फराहम करेगी? क्योंकि रज़ा रबानी साहब और ताज हैदर साहब ने इसकी मुखालफत की। फिर दूसरा सवाल मेरा है मोहतरम मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह साहब से। इन्होंने कहा कि ये खुद को शमला है पार्लिमान पे। अगर ये खुद को शमला है तो इस खुद को शमले के लिए बारूद JUI फराहम करेगी? क्या कल वो इसकी मुखालफत करेगी? मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये जो मर्जी कह लें, कल आप भी यहां होंगे, इन दोनों दोस्तों को भी बुला लेना। कल शाम को हम ये प्रोग्राम कर रहे होंगे कि इनके दरमियान जो है वो सब कुछ ठीक हो गया। ठीक है, अब चलें अली शेर, जो आपने दोनों सवालात किए और ये जो आपने दावा किया कि कल भी सब ऐसे ही होगा, तो इस पर अब चूंकि आज वक्त कम है, कल ही बात करेंगे और अपने सारे मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करेंगे। फैसल करीम कुंडी साहब, मुफ्ती किफ़ायत साहब, नज़ीर लगारी साहब, अली शेर साहब और आबिद ज़ुबैरी साहब, तमाम मेहमानों का बेहद शुक्रिया। और बड़े वैलिड जिस वक्त अली शेर ने रेज़ किए हैं कि ये कल इस वक्त फिर ऐसा ही होगा कि हम बैठे होंगे, बात कर रहे होंगे और ये मामला इन लोगों के दरमियान हल हो चुका होगा। तो अब आज जो इख्तिलाफात और एतराज़ात हुए हैं उसके हवाले से कल क्या फैसला होता है, इस बारे में आपको मज़ीद अपडेट करते रहेंगे। ट्रांसमिशन से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि IT और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं, उन 3 सेक्टरों में IT में फ़र्क है। वो ये है कि ये टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। IT को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफ़ाइन करते आए कि जी यार IT से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ IT इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपके जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का IT का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब IT के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की IT अब एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।